सीरीज का सेकेंड पार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आपका सहयोगी मिस्टर सत्यवत्स आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। मे आई होप कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। बिना किसी देरी के मैं आपको इस वीडियो के सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन, जो कि सत्यम सर का कुछ होता है, मैं आपको स्टार्टिंग लाइन पे लेकर आता हूं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वॉट एवर यू थिंक, all the things that you think is possible in this universe। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं, और अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आइए, क्या क्या इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल कवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स फैक्टर्स, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नर्स्ट इक्वेशन और उसके जो भी एप्लीकेशंस हैं, गिब्स एनर्जी से उसका क्या रिलेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उसका क्या रिलेशन है। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स, ये दो तरीके का, जहां पे आपको प्रेशर की आवश्यकता होगी तो आप प्रेशर लेंगे अगर आपके पास गैस इलेक्ट्रोड है तो, और जहां पे कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है वी विल डू इट विद द कंसंट्रेशन। बैटरीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का जो फैक्टर है इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इज इट क्लियर? तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो बैटरीज के ऊपर, आज की क्लास में अंतिम टॉपिक बैटरी के ऊपर होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ you can see this is a battery and this is known as secondary battery। this is known as secondary battery। और ये जो secondary battery है ना बचवा, ये secondary battery आपके घरों में जो इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं वहां पे लगा होता है। Why it is known as secondary? क्योंकि ये दो काम करता है। पहला, ये खुद को पहले चार्ज करेगा, और फिर जब आप इस बैटरी के इस्तेमाल से कोई कार्य को संपन्न किए तो ये क्या करेगा बाद में कि खुद को इलेक्ट्रिसिटी के मदद से खुद के अंदर में अगेन ये चार्जिंग होगा। फिर आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंस का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण कि इसका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया, एंड देन आफ्टर ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया। सो दैट्स वाई ये 2 स्टेप में काम करेगा। पहले ये चार्ज होगा, फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ यहां पे आप मॉडल जो देख रहे हैं, ये मॉडल आपका लेबोरेटरी मॉडल है, और लेबोरेटरी मॉडल में इसी तरीके के कैथोड्स वगैरह होते हैं और एनोड, जिसमें कि आपको एक इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो आपका एनोड होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा वो आपका कैथोड होगा। सो लेट अस वी थिंक कि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। सो जो पॉजिटिव है दैट इज एनोड, और जो नेगेटिव है दैट इज कैथोड। ठीक है, इसको आप अपोजिट करके थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह हमारे लिए आगे चल के ये थोड़ा सुविधाजनक होगा। तो आप ऐसा कीजिए, इस वाले पोर्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिए और इस वाले पोर्शन को आप नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है दैट इज एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है दैट इज कैथोड। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द वीडियो। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ये मैं पिछले क्लास में भी आपको जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे भी मैं बताया, लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमारी बात होती है। और उसमें हमारा जो सबसे अहम रोल है वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है ये जानना है तो ये आप पहले वीडियो में जाकर के देख लें। ओके, तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी जनरेट होता है उसी को आप इलेक्ट्रिकल वर्क के फॉर्म में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। नाउ अब आपको क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी मदद करता है। क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस हो गया कि बिना किसी एनर्जी का यूज किए हुए अपने आप रिएक्शन हो रहा है।
वो अपने आप रिएक्शन इसलिए वो हो रहा है क्योंकि जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, अभी दिखाएंगे फोटो में, और जो इलेक्ट्रोड है दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो रहा है। लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है आपको समझना कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में कभी भी आप ये चीज नहीं देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन अपने आप हो रहा है, उसको होने के लिए बाहर से कोई ना कोई आपको एनर्जी देना पड़ता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन होंगे जिस रिएक्शन को होने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी का मदद लेना पड़ेगा और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा एंड तब आप कहेंगे कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द मेन पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल शेल या गैल्वेनिक सेल, या इसको आप एक और नाम मैं यहां नहीं लिखा हूं, वोल्टेइक सेल या लैक्लेंची शेल भी एक नाम है इसका। ओके, ये सब एक ही चीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल क्या करेगा ये भैया? इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा किसके द्वारा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा। और एक सबसे सिंपल बात समझिएगा कि केमिकल एनर्जी यहां ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बस ये बात को समझना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर या वोल्टेइक सेल के अंदर या गैल्वेनिक सेल के अंदर या लैक्लेंची सेल के अंदर केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये डिवाइस जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है वो हम आगे बताएंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? वैसा सेल या बैटरी जो कि किसकी मदद से चल रहा हो, अपने आप रिएक्शन कर रहा हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा हो उसमें, और केमिकल एनर्जी जो है रिएक्शन अपने आप हो रहा है यानी केमिकल एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी कंटेन है, वो ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जा रहा है। दैट इज नोन एज गैल्वेनिक और लैक्लेंची सेल। ये देखिए आपके लिए शानदार एकदम गैल्वेनिक सेल उठा के लाए हैं। अब आपको जो बताएंगे उसको समझना है एकदम इत्मीनान से। बी कंसंट्रेट हियर सो दैट कि आप एक एक चीज को बारीकी से समझ सकें। सबसे पहला ट्रिक, कॉपी में जाइए, नोट कीजिए, और आज के बाद आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कभी भूलना नहीं है। लोन, आज के डेट में 95% लोगों के दिमाग के ऊपर, माथे के ऊपर लोन का पहरेदारी है। इनकम का 95% हिस्सा लोन में चला जाता है। वो लोन वर्ड को याद रखिएगा भाई साहब, आप इसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। लोन, लेकिन आपको यहां लोन से कोई लेना देना नहीं है। L फॉर लेफ्ट साइड, एकदम एक एक चीज कॉपी में नोट कीजिए। L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, और N फॉर, व्हाट इज N फॉर? N के लिए अभी लास्ट में आप रखिएगा इसको। अभी पहले तीन चीज को एक साथ कंबाइन कीजिए। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा और उसको आप कौन सा इलेक्ट्रोड का नाम दीजिएगा? उसको आप एनोड का नाम दीजिएगा। उसको आप एनोड का नाम दीजिएगा। वेट 1 सेकेंड, उसको आप एनोड का नाम दीजिएगा। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। ओके, अब है कि N यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी समझना है। N जो है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखो तो आपके लेफ्ट साइड में कौन है उसको आपको समझना है। ओके, सो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर के हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, और ये जो सॉल्यूशन यहां पे आपको दिख रहा है, ये देखिए ZnNO3 यानी जिंक नाइट्रेट का यहां पे हमने सॉल्यूशन लिया है। जिंक नाइट्रेट का हमने ZnNO3। ओके, इसको होल टू कर दीजिए। ZnNO3 का होल टू का सॉल्यूशन है, यानी कि हमने एक्वस फॉर्म में ले लिया। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है ये कॉपर नाइट्रेट का है, CuNO3 का होल टू। ओके, तो यहां पे ये है। ये दोनों ही सॉल्यूशन में हमने क्या किया, चूंकि जिंक का सॉल्ट था और कॉपर का सॉल्ट था, तो जिंक वाले सॉल्ट में जिंक का इलेक्ट्रोड डाल दिए, कॉपर वाले सॉल्ट में कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। अब क्या होगा कि जिंक जो है
लेफ्ट साइड में जो हमारा है बैठा हुआ, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा बात है, जो नेगेटिव चार्ज को लॉस कर रहा हो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ये अपना देखिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब देखिए यहां से ये वाला एटम पे ध्यान दीजिएगा, जहां मेरा फिंगर है, इस एटम का 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये +2 आयन के रूप में खुद को डेवलप किया, और वो +2 आयन इस सॉल्यूशन में आकर के डिसॉल्व हो गया। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आ गया। अब इसको आप कुछ समय के लिए लोन वाला ट्रिक याद रहेगा। लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन के लिए होगा, और उस इलेक्ट्रोड को आप एनोड का नाम देंगे। हमेशा वो नेगेटिव चार्ज को लूज करेगा। लोन के बाद, आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। अगर फिर भी अभी भी कंफ्यूजन है, लोन वर्ड से भी अगर आपको कंफ्यूजन है, तो एक बात बताइए, बचपन में पढ़ाए होंगे ग्रामर वाले मास्टर साहब, क्या पढ़ाए होंगे कि वोवेल के आगे कौन सा यहां पे आप लगाएंगे आर्टिकल। वोवेल के आगे हमेशा आप एन लगाते हैं कि नहीं? ऑक्स है, बैल है ना? तो वोवेल के आगे एन का प्रयोग करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन रिप्रेजेंट्स एनोड, ओ रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन। अब तो नहीं भूलोगे। अच्छा, एक और चीज, बिल्ली तो बहुत देखा, लाल बिल्ली देखा है क्या? लाल बिल्ली, रेड कैट, मतलब रिडक्शन कहां पे? कैथोड पे। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर इतना कुछ नहीं याद रखना है तो ये एक वर्ड याद रख लीजिए, लेफ्ट साइड में हमेशा जो आपका, ये वैसे मेरे लिए राइट साइड है भाई, इधर घूमेंगे तब समझ जाना कि इधर जो आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। उस इलेक्ट्रोड को आप एनोड का नाम देंगे, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज लूज करेगा। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, नाउ अभी हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? हम लोगों का बात होगा अब इस इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको समझना है। ओके, तो देखिए जिंक के ऊपर क्या हुआ, जो जिंक के न्यूट्रल एटम थे, इसको हम एनोड हाफ सेल का नाम दे रहे हैं, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। ओके, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। जिंक जो कि न्यूट्रल मेटल था सॉलिड फॉर्म में, ये खुद को आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कब? जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन डिसॉल्व कर लिया। लेकिन ये जो जिंक आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो अब एक्वस फॉर्म में आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही ये आयंस के यहां से निकल के जैसे ये आयंस के फॉर्म में टूटा, ये बस यहां के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के द्वारा कॉपर की तरफ चला आएगा। जरा देखिए यहां पे जो आयंस है आपका, वो कॉपर जो सॉल्यूशन है आपका, उसमें कॉपर पॉजिटिव आयन के रूप में है, और नाइट्रेट जो है वो नेगेटिव आयन के रूप में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से आया, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर गेन करेगा। यानी कि अगर हम कैथोड हाफ रिएक्शन की बात करें, तो कैथोड हाफ रिएक्शन क्या होगा जरा समझिएगा। और अगर ये समझ गए तो समझिए कि आप गैल्वेनिक सेल को समझ गए। यानी कि कैथोड जो कॉपर है, वहां पे आपका रिडक्शन हो रहा है, यह आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं, और इसको आप रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। ओके, तो जो कॉपर न्यूट्रल आयन में नहीं था बल्कि आयोनिक फॉर्म में था, वो जिंक वाला 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल कॉपर एटम के फॉर्म में इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो रहा है। देखिए पहले ये इलेक्ट्रोड पतला था, इस वाले पोर्शन में देखिए बहुत सारा पोर्शन डिपॉजिट हो गया है। क्यों डिपॉजिट हुआ? क्योंकि जिंक वाला इलेक्ट्रॉन यहां आकर के कॉपर को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और ये इस वाले रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। देखिए यहां बड़े अच्छे से समझाया दिए हैं। ये जो कॉपर का एटम था, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसको मिला, तो ये यहां आकर के अब बैठ जाएगा अच्छे तरीके से। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन को, अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम यहां लिखेंगे,
ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि पहले LHS को LHS की तरफ, जिंक प्लस Cu प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन से काट दीजिए, 2 गिव्स, यहां प्लस का साइन हटा ही दीजिए, तो 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस, यहां पे हम लोग ले रहे हैं Cu, ये अब आपका किस में बन चुका है, एक्वस फॉर्म में, और ये आपका सॉलिड में है, ये पहले एक्वस में था, ये सॉलिड में था। ये आपका इस सेल का ओवरऑल रिएक्शन कहलाया। यानी जिंक पहले न्यूट्रल था, यहां से जिंक टूटा, आयन में चला आया, चूंकि आयन में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? केमिकल एनर्जी का प्रयोग करके हम लोगों ने जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से निकला, वही 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। अब यहां बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस होंगे, टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा, सुन लीजिए ध्यान से, एक कंडीशन यहां पे ऐसा आएगा, जबकि कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इस वाले सॉल्यूशन में अभी देखो, अभी क्या है, जितना जिंक का, ये थोड़ा सा गलती है, इसको प्लस मान लीजिएगा, क्षमा चाहता हूं, Zn प्लस 2 है ये। जिंक का जो आयन था और जो नाइट्रेट का आयन था, दोनों की संख्या बराबर है, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलैरिटी का है। कितने का है? 1 मोलैरिटी का, मोलैरिटी में कंसंट्रेशन ले रहे हैं, इसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी का है। ओके, तो जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन बार बार निकल रहा है, जिसके कारण कि इस सॉल्यूशन में Zn प्लस 2 का मात्रा, Zn प्लस 2 का मात्रा धीरे धीरे क्या होगा बताइए, इंक्रीज करेगा कि नहीं? क्योंकि बार बार यहां से प्लस 2 Zn प्लस 2 Zn प्लस 2 इसमें सॉल्युबल होता चला जाएगा, और NO3 का काउंट घटता चला जाएगा। घटते चला जाएगा का क्या मतलब है? कि वो गायब हो रहा है? नहीं, उसके कंपैरिजन में NO3 कम पड़ जाएगा और Zn प्लस 2 का अमाउंट बढ़ जाएगा। यहां क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे कॉपर का जो आयन है उसकी मात्रा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन बार बार इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और NO3 की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि अब आपका सेल न्यूट्रल नहीं है। अब आपकी जो छोटी वाली जो बैटरी है, जो आप खास करके 5 रुपए में पहले खरीदते थे, अब तो महंगा आने लगा है, वो अब न्यूट्रल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं। यहां पे जिंक का आयन बढ़ रहा है और यहां पे नेगेटिव आयन बढ़ रहा है। तो ना अब ये इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल है, ना ये वाला इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल है। उस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा, जिसके कारण से न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, और इस न्यूट्रलिटी डिस्टर्बेंस के कारण यहां पे करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। तब यहां जो ये पाइप दिख रहा है आपको यू शेप का, जिसको कि हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज का नाम दिया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज का यहां पे फंक्शन क्या है कि वापस से जो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुआ उसको अगेन रीगेन करवाता है। कैसे करवाता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जब हम यहां पे अब इस ई सेल का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो इस ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। ई सेल का वैल्यू हमेशा हम लोग रखते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी इससे हम पता कर लेंगे कि इस सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू कितने का है, दैट इज डिटरमाइंड। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है सॉल्ट ब्रिज? यू शेप का था, अभी जैसा कि आपने फोटो में देखा, देख लीजिए एक बार फिर से, फोटो को याद रखिए भाई, क्योंकि फोटो जो है ये यू शेप वाला, इसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन छोटा सा एक पेस्ट टाइप का इसमें डाला हुआ रहता है। अच्छा, यहां देखिए क्या था, जिंक का मात्रा, ओ माय गॉड,
ओके, यहां पे आप क्या देखें, जिंक का मात्रा बढ़ रहा था, जिंक का मात्रा बढ़ रहा था तो इस साइड में देखिए क्लोरीन गिर रहा है। इस साइड में क्लोरीन गिर रहा है ताकि Zn+2 को न्यूट्रलाइज कर सके नेगेटिव आयन गिर के। इधर क्या है आपके पास, इस साइड में जब आप देखे थे तो किसकी मात्रा ज्यादा बढ़ रही थी, नेगेटिव आयंस की, तो इधर कौन इन कर रहा है, पॉजिटिव आयंस, सोडियम। इस तरीके से ये वापस से इस सर्किट को क्या करता है बेटा, न्यूट्रलिटी की तरफ लेकर जाता है और साथ ही साथ ये करंट फ्लो को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। देखिए, यू शेप का ट्यूब होता है जिसमें कि सेमी सॉलिड पेस्ट लगा हुआ होता है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया हुआ है। इनर्ट मतलब कि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है, डिसोसिएट होने के बाद वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। जैसे KCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K+Cl-, KNO3 K+NO3। इस तरीके से ये सारे क्या हैं, ये सारे कहलाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में तो यहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब ये डिसोसिएट होगा, आयंस के फॉर्म में टूटेगा, तब जाकर के ये दो पोलर आयंस के रूप में आपको दिखाई देगा, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो क्या होता है, इसमें एक पेस्ट लगा होता है इस तरीके का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, जिसको कि आप अगार अगार का नाम देते हैं, या एक और है अलग प्रकार का जिसको कि आप जिलेटिन भी बोलते हैं। तो जिलेटिन या अगार अगार इस तरीके की चीजें जो है दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। ओके, सो नाउ कम, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है कि ये फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखता है। ओके, सर्किट को मेंटेन रखेगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अभी पिछले स्लाइड पे बताया, न्यूट्रलिटी, बहुत इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना जरूरी है। और जब तक ये मेंटेन नहीं रहेगा, करंट आपका क्या होता रहेगा, करंट बार बार आपका वेरी करता रहेगा। ओके, पिछले स्लाइड पे एक बार और आपको लेकर के आते हैं। देखिए, यहां पे अब 3 सिचुएशन हम आपको बताएंगे। 3 सिचुएशन क्या क्या है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, मान सपोज कर लीजिए कि यहां से हम इसको एक और बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। वेट 1 सेकेंड। ओके, ओके, तो इसको अब हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। इस बैटरी से कनेक्ट होने की वजह से अगर इसका वैल्यू, अगर आप यहां पे ई सेल निकालिएगा इस पूरे सेल का, तो लगभग 1.1 वोल्ट आएगा। ओके, फर्स्ट सेल यही आपका एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कवर हुआ था। अच्छा, अब हम इसके केसेस की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको अब हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से निकल करके कॉपर की तरफ जा रहा था, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिंक टू कॉपर। और फ्लो ऑफ करंट किधर था, फ्लो ऑफ करंट था आपका कॉपर टू जिंक। केसेस की बात कर लेते हैं। ओके, केसेस क्या है, केसेस की जब हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम लोग। ओके, जब हम केसेस की बात करेंगे तो पहला केस है कि यदि इस एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 एक्सटर्नल बैटरी का वैल्यू जो आपका इसका खुद का वैल्यू है उससे यदि ये छोटा है ना, यानी ई सेल के वैल्यू से यदि बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेल का जो पोटेंशियल है वो यदि छोटा है, तो जैसे हो रहा है काम वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत उसमें स्लो आ सकता है। केस 1। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है यदि एक्सटर्नल पोटेंशियल का मान इस ई सेल के पोटेंशियल वैल्यू के मान के बराबर आ जाए, तो आप देखेंगे कि यहां किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं करेगा। और तीसरा केस 3 क्या है कि यदि एक्सटर्नल पोटेंशियल का मान बड़ा हो जाए इसके खुद के ई सेल से, अभी बताया था इसके खुद का ई सेल का वैल्यू है 1.1 वोल्ट, बहुत ही छोटा लेक्लेंची सेल, इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो
इस केस में रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी जहां पे कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था और जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, इसके अपोजिट हो जाएगा मामला इस थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में मामला अपोजिट हो गया। क्या हो गया? कॉपर को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और जिंक को उस इलेक्ट्रॉन को फाइनली कॉपर लूज करेगा और जिंक फाइनली उसको गेन करेगा। किस केस में? थर्ड केस में, जब एक्सटर्नल फील्ड का मान ई सेल के वैल्यू से बड़ा हो जाए तभी ऐसा हो सकता है। और इसको अब हम स्पॉन्टेनियस का नाम नहीं देंगे, इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस का नाम देंगे। इसी नॉन स्पॉन्टेनियस के आइडिया से एक नया सेल आया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। उसके जो भी फैक्टर्स हैं उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो आपको मैंने ये बता दिया फंक्शन क्या था, फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखता है और एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन रखता है। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बार बार जो दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड था, उस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो टेंडेंसी है दोनों का कि एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसका कितनी क्षमता है, कोई कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रॉन को कितने अच्छे से गेन कर पा रहा है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज इट क्लियर? यानी दोनों इलेक्ट्रोड की जो क्षमता है गेन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, नाउ इसी में एक टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसका क्या मतलब है वो देख लीजिए अब। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको कि हम ई नोड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो स्टैंडर्ड का क्या मतलब है इसको समझिए पहले। यानी कंसंट्रेशन जो है आपका बेटा, सेल का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलरिटी का होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन का होना चाहिए और इन्वायरमेंटल प्रेशर जो है वो 1 बार का होना चाहिए। अगर आप इस तीनों चीज को मेंटेन रख के अगर किसी भी सेल का अगर आप सेल पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। भाई साहब जरा आ जाइए पीछे वाला स्लाइड पे। ओके ओके, हाँ, तो यहां पे जो सेल हम आपको दिखाए और जो वैल्यू हमने आपको बताया 1.1 वोल्ट का, इस वाले सेल का, ये पूर्ण रूप से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू है गैल्वेनिक सेल का। अब इसका कंसंट्रेशन में अगर आप चेंजेस करेंगे तो ई सेल का वैल्यू वेरी करेगा। ई सेल मतलब स्टैंडर्ड नहीं, ई सेल का मतलब हो गया EMF ऑफ द सेल एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। लेकिन जो ई नोड सेल है यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, वो आप तभी कहेंगे जब आपके एक्वस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी का होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन का होगा और प्रेशर 1 बार का होगा। इतना बात आपको याद रखना है। ओके, एक चीज और इसमें जो कि इंपॉर्टेंट था, गेन और लूज तो समझ में आ गया कि हमारा जो कैथोड होगा, कैथोड जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को करेगा और जो एनोड होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, ये समझ में हमको आ गया सर। लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो है आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अब ये तो थोड़ा मामला गड़बड़ है ना, क्योंकि एनोड में जो जिंक पड़ा हुआ है वो तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक तरीके से तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। तो मान लो उसका वैल्यू समथिंग आया, कुछ ऐसे मान के चलो 0.76 वोल्ट। ठीक, किसका? जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ गया। लेकिन इस वैल्यू को हम माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है, हमको रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो जो ऑक्सीडेशन शो करेगा बस कुछ नहीं करना है, उसके पोटेंशियल वैल्यू को आगे माइनस साइन लगा दीजिए, वही आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें यहां तक में? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो अलग अलग क्षमता है, उस डिफरेंस को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। स्टैंडर्ड के जब हम नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बात किस पे कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि ये सारे कंडीशंस फॉलो होने चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है।
अच्छा, जरा यहाँ पे इक्वेशन देख लीजिए, ये हमने इक्वेशन लिखा। कैसे मेजर होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी चीज का, तो शी की मदद से हम उसको मेजर करते हैं। व्हाट इज शी? शी इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब यह है बेटा कि यहां पे आप डायग्राम में देख लीजिए क्या हुआ है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को 1 एटीएम के ऊपर फिल कर दिया गया है और इसमें एक पेस्ट है प्लेटिनम का। यहां देखिए ये इलेक्ट्रोड है, पेस्ट क्या बल्कि इलेक्ट्रोड डायरेक्ट ले लिया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो पीटी के ये जो इलेक्ट्रोड है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, हाइड्रोजन का जो एटम है, और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ध्यान से देखिए जरा, ओके। तो यहां पे एक्चुअली में क्या हो रहा है बेटा, इस बात को समझिएगा कि हम इसी शी की मदद से, शी का मतलब लड़की वाला हुआ नहीं, स्पेलिंग वैसे वही वैसा ही है SHE, लेकिन यहाँ पे शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें ये प्लेटिनम वाला इलेक्ट्रोड पेस्ट रहता है लगा हुआ, और ये किसी भी दूसरे हाफ सेल से इसका कंपैरिजन करते हैं और उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे जिंक का निकालना है तो इस सी का जितना वैल्यू आएगा इससे कंपैरिजन कर देंगे जिंक का। कॉपर का निकालना है तो शी का जो वैल्यू है कॉपर से कंपैरिजन कर दिए। तो हर टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाता है शी की मदद से, ओके। नाउ लेट अस कम, यहां तक आपको समझ में आ गया। सेल पोटेंशियल या ईएमएफ क्या है अभी मैंने आपको बताया। ई नोड सेल क्या है ये भी मैंने बताया। ये हो गया स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ओके। फिर आपका ई सेल हो गया कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे जो आया, तो क्या लिखते हैं हम इसको, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कौन था हमारा, कैथोड, और लेफ्ट में कौन था हमारा, लेफ्ट में कौन था, ऑक्सीडेशन वाला, ओके, यानी एनोड। तो ई सेल इज इक्वल्स टू, यहीं से हम निकाल लेंगे ई नोड माइनस, यानी कि हम हर चीज को किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से। तो ई नोड माइनस यहां पे रखेंगे आर टी एन एफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन concentration of oxidation ln से नेचुरल लॉग का यूज करेंगे बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन हुआ, यानी नर्स्ट एक केमिस्ट थे जिन्होंने कि हमको किसी भी सेल का अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उस सेल का सेल पोटेंशियल या ईएमएफ, दोनों एक ही बात है। ईएमएफ का फुल फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता हो कि चलो मूव करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ हो गया, उसी को आप सेल पोटेंशियल कह रहे हैं। उसी को हम लोग ई नोड सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नोड हो गया, लेकिन उस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसंट्रेशन, ये बिग ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आरटी इज द वैल्यू ऑफ 8.3 समथिंग, पढ़ा होगा आपने गैस कांस्टेंट में। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन। एफ इज द फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, ये याद रखिएगा, ओके। अच्छा, तो ये वैल्यू है। अब इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड माइनस, सारे वैल्यू को अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा था जिंक का, तो डायरेक्ट आप 2 भी रख सकते हैं, लेकिन हर केस के लिए अलग अलग एन का वैल्यू आएगा, इसलिए एन को एन ही रखने देंगे। फैराडे कांस्टेंट, आर का वैल्यू, टेम्परेचर 298 केल्विन, ये सब पुट करके जो वैल्यू आपका आएगा ये आएगा 0.059 बाय एन। और ये जो एन एल एन है, इसको जब आप लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो एक वैल्यू और आप लगाते हैं 2.303, तो इसको वैल्यू को भी आपको यहाँ पे रख दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू आएगा, इनटू log concentration of oxidation by में रिडक्शन, ओके, बाय में रिडक्शन। अब जैसे इसी चीज को आप एक रिएक्शन से समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
मान लीजिए एक रिएक्टेंट है A जिसका कि कॉफिशिएंट A है, B रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट B है, और ये प्रोडक्ट आपको C दिया और एक प्रोडक्ट आपको D दे रहा है। इसको इस पे रिप्रेजेंट करना है हमको, तो क्या लिखेंगे हम लोग? E सेल इज इक्वल्स टू E नोड माइनस 0.059 बाय n क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम A टू C, B टू D, जो भी है। नाउ कंसंट्रेशन, अभी देखो जो आपको इस साइड में है वो आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट है, और जो इस साइड में है वो आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट है, यानी ये ऑक्सीडाइज पार्ट को इसको कंसिडर किया जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया बेटा कि C रेज टू द पावर C इंटू D रेज टू द पावर D, ये वाला चीज आप कहां पढ़े होंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम चैप्टर में। concentration of A raised to the power A into concentration of B raised to the power B. So that is the value where you can use log also, sorry, okay. So this is the exact thing कि अगर कोई रिएक्शन आपको दिया और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है आपको मालूम है? सेल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन को लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हमारा Zn+2 था, सॉरी जिंक था, तो जिंक को आपने बदल दिया Zn+2 में। तो जिंक था किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ये स्लाइस देते हैं, कौन किस में कन्वर्ट हुआ? हाफ सेल को रिप्रेजेंट करता है ये स्लाइस, ठीक है, Zn+2, और डबल देंगे ये, यानी कि अब हम सेल दूसरे सेल पे बात कर रहे हैं। कॉपर क्या था? कॉपर था यहाँ पे, कॉपर था न्यूट्रल आयन के फॉर्म में कॉपर था न्यूट्रल आयन के फॉर्म में, ये किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी वेट 1 सेकेंड, यहां पे हमने फिर से एक बार देख लो सेल रिप्रेजेंटेशन को। जिंक के साथ क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन, +2 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, ये ध्यान देना है। ओके ओके ओके, सो सेल रिप्रेजेंटेशन हमारा जिंक जो था वो आपका सॉलिड फॉर्म में था। जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में है और जिंक कन्वर्ट हुआ Zn+2 के फॉर्म में। ये डबल लाइन ये बता रहा है कि अब आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिख चुके हैं, अब हम जा रहे हैं रिडक्शन हाफ को लिखने। तो वहां क्या था? इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉपर आयन कन्वर्ट हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक्वस सॉल्यूशन से कन्वर्ट हो रहा था कॉपर के प्लस आयन के फॉर्म में। तो दैट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। हमेशा याद रखना है कि जितना आयन होगा वो तो आयन वगैरह का चार्ज लेंगे ही लेंगे। ऑक्सीडेशन को हमेशा पहले लिखेंगे या ऐसे डंटा लगाएंगे, फिर डबल डंटा लगा के रिडक्शन वाले सेल को बाद में लिखेंगे। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कई तरीके का इलेक्ट्रोड है। मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या होता है गैस इलेक्ट्रोड में कि जो सॉल्ट है वो आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, मेटेलिक सॉल्ट। और भी बहुत तरीके का है, ठीक है ना। एक मरकरी का स्पेशल इलेक्ट्रोड आता है। तो कई सारी तरीके के, कैलोम डम करके उसका नाम है। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्टेनिटी तभी होगा, कोई भी रिएक्शन को आप स्पॉन्टेनियस तभी नाम देंगे जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव में आ जाए, इतना जान लीजिए। अगर डेल्टा जी का मान यानी गैस फ्री एनर्जी का मान माइनस में है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है, ये याद रखना है। इसी डेल्टा जी को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जब ई सेल आपका निकल जाता है तो आप पता करते हैं कि ये अपने आप हो रहा है या होगा या नहीं होगा, ये आप पता कर सकते हैं। NFE ये फॉर्मूला आप लगाते हैं और यहां माइनस का साइन लेते हैं। क्या क्या है यहां पे? डेल्टा जी समझ में आ ही रहा है, गैस फ्री एनर्जी है। N इज द नंबर ऑफ आयंस ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन। F इज द फैराडे कांस्टेंट और E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी ई सेल है ये वाला। कोई दिक्कत यहां तक में?
दैट इज सोज, ये डेल्टा जी का वैल्यू निकाल के आप पहले ही पता कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं है। यानी कि यहाँ से आपका कोई रिएक्शन यदि दिया हुआ है तो इसकी मदद से आप ये पहले ही पता कर लेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नर्स्ट इक्वेशन हम पहले लिखवा दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ये वाला पार्ट देखिए कितना हम चुटकी में एकदम आपको कर देंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिए, नर्स्ट इक्वेशन आपको हमने क्या पढ़ाया? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड यानी स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन जो भी है, मान लो प्रोडक्ट है ना, बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा जरा एक बात बताइए, जिनको भी इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर याद होगा थोड़ा बहुत भी, ये वाला जो पोर्शन होता था, ये वाला पोर्शन, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो शो करता था ना। यही रेशियो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करता था। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्ट क्या करना है कि जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में चला जाता है तो क्या होता है उस केस में, कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी सिंपल मतलब है कि ई शेल का मान 0 हो गया, यानी कि ई नोड इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव का पूरा वैल्यू दूसरे साइड चला जाएगा और पॉजिटिव बन जाएगा। क्या लिखोगे इसको? 0.059, जितना n रहेगा हम n लगा देंगे यहाँ पे और डायरेक्ट लगा देंगे log Kc। log Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि एक और नया चीज हम इस नर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आप लिए तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कितने समय बाद या कितने कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन अब जाकर के करंट पास होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही बताता है कि कंसंट्रेशन अब नहीं बदल रहा है, और जब तक कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को सीखे हैं। नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। नर्स्ट इक्वेशन और आपका गिब्स फ्री एनर्जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है कि नर्स्ट इक्वेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है, तो आप बता सकते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन से हम ई सेल निकालते हैं और ई सेल निकाल करके हम गिब्स फ्री एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका सहयोगी मिस्टर सत्यम वत्स। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ केम क्रॉनिकल के परिवार में। धन्यवाद।